बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम फिज़िक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन को उसके बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ विद रीज़न डिस्कस करेंगे, जो कि पास्ट एग्ज़ाम्स में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों या एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम्स हों या जॉब टेस्ट के क्वेश्चंस हों, उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहे हैं। और ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इस पोर्शन के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में, और वो पोर्शन है वेव्स। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बेसिक एमसीक्यू से, विच इज़ वेव्स ट्रांसफ़र। वेव, वी ऑलरेडी नो दैट वेव इज़ द डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम। किसी भी मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? वेव। और वो डिस्टर्बेंस ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, जबकि पार्टिकल जो है, जो मैस होता है, वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर रहा होता है। तो सो वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू इज द वेव्स विच रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। ऐसी वेव्स जिनको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, वो कौन सी वेव्स होती हैं? दोज वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। ऐसी वेव जिनको अपनी प्रोपेगेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और मैकेनिकल वेव्स दो तरह की होती हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। These are two main types of mechanical. The distance between any two consecutive crust or trough is, क्रस्ट ऐसे पोर्शन होते हैं जो मीन पोजीशन से अपर पोर्शन होता है वाइब्रेशन के दौरान, उनको हम क्रस्ट का नाम देते हैं। तो अगर हम दो साथ वाले क्रस्ट के दरमियान में डिस्टेंस ले लें या दो साथ वाले ट्रफ्स के दरमियान में डिस्टेंस ले लें, तो उनको हम क्या नाम देते हैं? दैट इज नोन एज वन वेवलेंथ, और उसके लिए हम ग्रीक लेटर यूज करते हैं लैम्डा। When two identical waves are superimposed, the velocity of resultant wave, जब भी हम दो वेव्स को सुपर इम्पोज करते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी के अंदर कोई भी फर्क नहीं आता। हो सकता है कि ओवरऑल वेव्स के फिनोमेना से जब एक दूसरे के अलॉन्ग वो सुपर इम्पोज हुए हैं तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज हो सकता है, बट देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द वेव्स। In vibrating chord, the points where the amplitude is maximum are called. Vibrating chord means अगर हम एक स्ट्रिंग को दो एंड से फिक्स करके उसे हम एक पॉइंट से, किसी भी एक पोर्शन से प्लग करके छोड़ दें, तो वो इस तरह से लूप्स बनाती है। और जो नंबर ऑफ लूप्स हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमने उसको किस पॉइंट से फोर्स प्रोवाइड की है। और ये इस तरह के जो लूप्स बनते हैं, इनमें जिन पॉइंट्स पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, दोज पॉइंट्स आर नोन एज एंटीनोड्स। और ऐसा हिस्सा जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो होता है, दैट पॉइंट इज नोन एज नोड। सो इसका जो आंसर है दैट विल बी एंटीनोड्स। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स इज, वाइब्रेटिंग कॉर्ड के अंदर अगर हम दो करीब वाले नोड्स के दरमियान में डिस्टेंस नोट कर लें तो वो डिस्टेंस इक्वल होता है हाफ वेवलेंथ के। दो कंसेक्टिव नोड्स या दो कंसेक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस हमेशा किसके इक्वल होगा? इसको आप याद रख लें, दैट विल बी इक्वल टू हाफ वेवलेंथ। इसी तरह अगर हम थ्री कंसेक्टिव नोड्स या थ्री कंसेक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान में डिस्टेंस ले लें तो वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू फुल वेवलेंथ। सो यहाँ पर दो नोड्स या दो एंटी नोड्स की बात की हुई है, तो हाफ वेवलेंथ आंसर होगा। द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव नोड एंड एंटी नोड, अब इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन के लिहाज से भी हाफ की हुई है कंडीशन। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि दो नोड्स या दो एंटी नोड्स के दरमियान में डिस्टेंस, एंटी नोड्स हम जानते हैं जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, दोस पॉइंट्स आर नोन एज एंटी नोड्स, और जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो होता है, दोस पॉइंट्स आर नोन एज नोड्स। तो अगर हम एक नोड और एक साथ वाले एंटी नोड तक का डिस्टेंस लें तो वो हाफ वेवलेंथ का भी हाफ हो जाता है। यानी अगर हम हाफ वेवलेंथ का हाफ लें तो वो तकरीबन लैम्डा बाय 4 बन जाएगा। So this will be the answer. If stretching force of wire increases, then its frequency. जब हम stretching force बढ़ाते हैं तो फोर्स के बढ़ने से जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो एनर्जी इंक्रीज हो जाती है।
एंड वी नो दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जब हम एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो उसके इफेक्ट से जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो वी कैन से दैट एज अ होल फ्रीक्वेंसी विल ऑल्सो इंक्रीज। सो इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन होगा। A stationary wire is set up in an air column of a closed pipe at the close end of the pipe। जब भी हम एयर कॉलम की बात करते हैं तो उसका मतलब है कोई भी ऐसा पाइप सिलेंड्रिकल शेप में। इसकी एक एग्जांपल है ऑर्गन पाइप, जिसको हम बांसुरी भी कह सकते हैं। उसके अंदर जब हमें एयर के मॉलिक्यूल्स पुश करते हैं और एयर जाके स्ट्राइक करती है क्लोज एंड पे, तो वो पार्टिकल्स उसी ही पॉइंट से रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। और जब पार्टिकल सेम पॉइंट से रिफ्लेक्ट बैक होते हैं जिस पॉइंट पर वो स्ट्राइक कर रहे होते हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज नोड। सो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑलवेज अ नोड इज फॉर्म्ड। और इसकी एक और रीजन ये भी है कि यहाँ पर पार्टिकल जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, फ्रीली टू एंड फ्रो जो है वो मूव नहीं कर सकते नोड के अलोंग। तो इसलिए यहाँ पर एक नोड बनता है, या दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि पार्टिकल उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स को हम डिफरेंट कर सकते हैं थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज एक्चुअली द ओरिएंटेशन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं वो डिफाइन करता है पोलराइजेशन। अगर हम ट्रांसवर्स वेव्स की बात करें तो ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर जो ओरिएंटेशन ऑफ ऑसिलेशन है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल्स किस तरह से वाइब्रेट कर रहे होते हैं मोशन के लिहाज से, परपेंडिकुलर। जबकि अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं वो किस तरह से कर रहे होते हैं, पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू देयर मोशन। तो इस तरह पोलराइजेशन के थ्रू हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन साउंड ट्रेवल इन एयर अंडर द कंडीशन ऑफ। न्यूटन ने ये एज्यूम किया था कि जो साउंड ट्रेवलिंग का प्रोसेस है दैट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम और थर्म वर्ड का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर। दूसरे लफ्जों में इस केस के अंदर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। कैसे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है कि जब भी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बन रहे होते हैं तो उस वक्त जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है फ्रॉम वन कंप्रेशन टू द नियर बाई रेयरफेक्शन वो कांस्टेंट होता है, इक्वल अमाउंट में होता है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो कांस्टेंट होता है और ट्रांसफर ऑफ हीट कांस्टेंट होने की वजह से ये हीट आसानी से आगे ट्रांसफर हो सकती है और इस तरह ओवरऑल जो टेम्परेचर होता है किसी भी कंप्रेशन या रेयरफेक्शन का वो दूसरे के लिहाज से कांस्टेंट होता है। और ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे दैट इज बॉयल्स लॉ, और उसके मुताबिक प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो वेरी कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज साउंड वेव्स डू नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल क्यों नहीं कर रही होती? उसका जो मेन आंसर है वो यही है कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल इन नेचर, और मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जो कि जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपेगेशन के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि साउंड वेव्स जो हैं वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं करती। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज, अगर हम वैक्यूम के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड देखें तो साउंड वेव्स डू नॉट ट्रेवल, वैक्यूम हैज नो मीडियम, एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मीडियम वी से दैट साउंड वेव्स डू नॉट ट्रेवल। साउंड जब ट्रेवल नहीं करती तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, दैट विल बी जीरो। सो द आंसर इज सी ऑप्शन। Okay, increase in velocity of the sound in air for 1 degree Celsius rise in temperature। इसके लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे Vt is equal to V0 plus 0.61 डिग्री सेल्सियस और 0.61 into T आएगा। सो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में T is the temperature, T is the temperature in Celsius, डिग्री सेल्सियस में, V0 is the speed of sound at 0 degree Celsius and v is the speed of sound at given temperature T। तो अगर हम इसके लिए 1 पुट कर दें, if we put T is equal to 1, तो ओवरऑल जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, it becomes Vt is equal to V0 plus 0.61, यानी जो इंक्रीज आएगा वो कितना होगा, that will be 0.61। so this will be the answer।
द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन, वेलोसिटी ऑफ साउंड किस में ग्रेटेस्ट होती है? इट इज ग्रेटेस्ट इन कॉपर बिकॉज कॉपर इज अ सॉलिड एंड एयर एंड वॉल्यूम अमोनिया आर गैस वेयर एज वाटर इज अ लिक्विड। साउंड जो है वो सबसे ज्यादा वेलोसिटी जो है उसकी सॉलिड्स में होती है, सॉलिड्स के बाद उसकी वेलोसिटी लिक्विड्स में होती है और लिक्विड्स के बाद सबसे कम वेलोसिटी साउंड की गैसेस के अंदर होती है। ऑन लोडिंग द प्रोंग ऑफ अ ट्यूनिंग फोर्क विद वैक्स इट्स फ्रीक्वेंसी, अगर हम किसी भी ट्यूनिंग फोर्क को वैक्स के साथ लोड कर दें तो उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आता है? फ्रीक्वेंसी वेरीज इनवर्सली विद द इनर्शिया। जब हम इसको वैक्स के साथ लोड करते हैं, वैक्स के साथ लोड करने से जो प्रोंग है उसका इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इनर्शिया इंक्रीज होने का मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? इट विल डिक्रीज, क्योंकि जो प्रोंग है उसका मास पर यूनिट लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा, उससे इनर्शिया बढ़ेगा और जो फ्रीक्वेंसी है इट विल डिक्रीज। ओके, इस एमसीक्यू को देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वुड बिकम डबल देन इट्स वेलोसिटी एट जीरो एट विच टेम्परेचर। तो वैसे अगर हम वेलोसिटीज की रेशियो देखें वी टी ओवर वी नॉट, तो ये इक्वल होता है टी ओवर टी नॉट। टी इज द फाइनल टेम्परेचर एंड टी नॉट इज द इनिशियल टेम्परेचर। और अगर हम कंडीशन देखें, जो कंडीशन दी हुई है तो वो कंडीशन क्या है कि जो वी टी है दैट इज डबल ऑफ वी नॉट, या दूसरे लफ्जों में यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे टू वी नॉट ओवर वी नॉट, दिस शुड बी इक्वल टू टी ओवर टी नॉट, ठीक है। और यहाँ पे वी नॉट से क्या हो जाएगा? कैंसिल, और यहाँ पे वैल्यूज क्या बन जाएंगी? टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टी ओवर टी नॉट। अब हम इन दोनों साइड्स का क्या ले लेंगे? वी विल टेक स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायर लेंगे टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा और राइट साइड पे क्या बन जाएगा? टी ओवर टी नॉट। वी नो दैट टी नॉट इज द टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि ये 0 प्लस 273, अगर हम इसको केल्विन में चेंज करें तो ये 273 बनता है, और T इज द फाइनल टेम्परेचर, ये T में कुछ इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देते हैं। T की जगह हम पुट कर देते हैं 273 प्लस T, और नीचे T नॉट की जगह हम पुट कर देते हैं 273, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 273 को हम ऊपर अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो 273 जब पहली वैल्यू से डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 1, और आगे क्या बन जाएगा? 1 प्लस टी बाय 273। लेफ्ट साइड पे क्या है? 4 और 1 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा? माइनस, और ये बन जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू टी बाय 273, और ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू टी बाय 273। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, 3 इंटू 273 इज इक्वल टू टी, एंड दिस विल बिकम 819। सो द फाइनल टेम्परेचर इज 819 डिग्री सेल्सियस। इस तरह हमने देख लिया कि हमने गिवन कंडीशन के लिए कैसे फाइनल टेम्परेचर फाइंड किया। ओके, टू पल्सेस इन स्ट्रेच स्ट्रिंग whose centers are initially 8 सेंटीमीटर अपार्ट। दो पल्सेस हैं और वो दोनों एक दूसरे से कितना दूर हैं ये बताया हुआ है, दे आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, और वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। सो द स्पीड ऑफ ईच पल्स, ये हर पल्स की स्पीड बताई हुई है और ये हर पल्स का टाइम बताया हुआ है। द टोटल एनर्जी ऑफ द पल्स विल बी, सबसे पहले हम देखते हैं हर पल्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं फर्स्ट पल्स जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम S1 से डिनोट कर देते हैं। S इक्वल होता है VT के, और V हमें दी हुई है 2 और टाइम भी दिया हुआ है 2, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 4, और सेंटीमीटर इसलिए आएगा क्योंकि जो हमें यूनिट्स हैं वो 4 वो सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। सेकेंड पल्स का अगर डिस्टेंस देखें तो भी VT फार्मूला वैल्यू सेम है, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, यानी फर्स्ट पल्स भी 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और सेकेंड पल्स भी कितना ट्रेवल करेगी 4। तो फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट पल्स है, ये 4 सेंटीमीटर राइट की तरफ जाएगी, जो दूसरी सेकंड पल्स है ये 4 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ आएगी। जो दरमियान में 8 सेंटीमीटर का गैप था वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके गैप के ख़त्म होने से हम क्या कहेंगे कि ओवरऑल दोनों वेव्स एक दूसरे को क्या करेंगी? ओवरलैप करेंगी। बोथ वेव्स विल ओवरलैप ईच अदर, और इनके ओवरलैप करने से क्या इफेक्ट होगा? एक वेव दूसरी वेव के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर आ जाएगी, एक का क्रस्ट है दूसरी का ट्रफ है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी? कैंसल, और कैंसल होने के बाद हम कहेंगे कि देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से। लेकिन इट विल हैव सम एनर्जी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? वेव्स के अंदर पोटेंशियल।
जब भी पार्टिकल्स मीन पोजीशन से अवे होते हैं तो जितना ज्यादा अवे होते हैं उतनी ज्यादा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब पार्टिकल्स मीन पोजीशन के अक्रॉस होते हैं तो उस टाइम एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है। तो इस केस में जो एनर्जी होगी दैट विल बी प्योरली काइनेटिक। सो बी ऑप्शन विल बी द आंसर। अल्ट्रासोनिक वेव्स हैव फ्रीक्वेंसी, बहुत सिंपल है। अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रा मीन्स हाई और सोनिक मीन जो ऑडिबल रेंज की रेंज है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है। द पीरियोडिक ऑल्ट्रेशन ऑफ साउंड बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेसेस, ये बीट्स का कॉन्सेप्ट है कि जब बीट्स बनती हैं तो इस तरह से उनकी कुछ स्टेजेस पर जो लाउडनेस है वो बहुत हाई होती है और कुछ स्टेजेस पर जो लाउडनेस है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। वो डिपेंड कर रहा होता है कि ये कौन सी दो वेव्स के मिलने से बनी है। तो इस तरह जो इनका मैक्सिमम और मिनिमम लाउडनेस के दरमियान बार बार ऑल्ट्रेशन होती है, इस इफेक्ट को, इन वेव्स को, रिजल्टेंट वेव्स को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज बीट्स। द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड इज इक्वल टू, बीट्स जो प्रोड्यूस हो रही होती है वो किसके इक्वल होता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक सोर्स है दैट इज सोर्स ए, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम डिनोट कर देते हैं एफ ए से, और सेकेंड सोर्स है वो सोर्स है एफ बी, क्योंकि बीट्स उस वक्त बनती हैं जब दो सोर्सेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लाइटली जो है वो डिफरेंट हो और वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो दोनों वेव्स। तो इनके रिजल्ट होने से कुछ केसेस पर क्या हो रहा होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कुछ जगहों पर क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जिस जगह पे कंस्ट्रक्टिव होता है वहां पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और जिस जगह पे डिस्ट्रक्टिव होता है वहां पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो एक इफेक्ट आएगा वो एक इस तरह की वेव आती है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ता है वहां पे लाउडनेस मैक्सिमम हो जाती है, जहाँ पे कम होता है वहां पे लाउडनेस कम हो जाती है। और इन इफेक्ट को, इस रिजल्टेंट वेव को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज बीट्स। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज, एफ बी माइनस एफ ए या एफ ए माइनस एफ बी। सो इसलिए हम इसको यहाँ पर इसका आंसर जो है वो क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू ट्यूनिंग फोर्क्स। ओके, नेक्स्ट इज assertion। assertion है कि ट्रांसवर्स वेव्स आर नॉट प्रोड्यूस इन लिक्विड्स एंड गैसेस। और assertion होती है जब कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी सेंटेंस दिया हुआ, और दूसरा उसी सेंटेंस को जस्टिफाई करने के लिए आगे रीजन होती है, लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। नो डाउट कि ट्रांसवर्स वेव्स लिक्विड्स और गैसेस में प्रोड्यूस नहीं होते, ये ठीक है, ये सिर्फ सॉलिड्स में होती हैं। लेकिन इसको जस्टिफाई करने के लिए जो रीजन लिखी हुई है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। लाइट वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ये भी ठीक है, दे आर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि उनमें भी ऑसिलेशन मोशन के लिहाज से क्या होती है, परपेंडिकुलर। लेकिन हम यहाँ पे ये कहेंगे बोथ आर करेक्ट, but reason is not the correct explanation of assertion. Okay, next is a spherical source of power। एक सोर्स है वो spherical है और वो पावर को emit कर रहा है, कोई एनर्जी को emit कर रहा है, और एनर्जी को emit करने से जब भी spherical सोर्स होगा तो वो जो एनर्जी emit करेगा वो भी spherical ओरिएंटेशन में होगी। अब एक पॉइंट है लेट्स सपोज, और वो जो पॉइंट है दैट इज 200 मीटर। हमने इस पॉइंट पे लेट्स सपोज इस पॉइंट का जो सोर्स से डिस्टेंस है वो कितने है, 200। तो हमने इस पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इंटेंसिटी का फार्मूला होता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर ओवर एरिया, लेकिन एरिया का फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे 4πr²। और ये फार्मूला हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि सोर्स स्फेरिकल है और वो जो एनर्जी एमिट कर है वो भी स्फेरिकल फॉर्म में होगी, तो इसलिए जो एरिया होगा वो स्फीयर का ही आएगा। और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे 4 इंटू 3.14 इंटू आर की जगह अब ये डिस्टेंस आ जाएगा 200²। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 8 इंटू 10⁻⁻6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी द आंसर, 8 इंटू 10⁻⁻6। डॉपलर इफेक्ट अप्लाइज टू, डॉपलर इफेक्ट किसके अंदर अप्लाई होता है, डॉपलर इफेक्ट हर उस इफेक्ट के अंदर अप्लाई होता है प्रोसेस के अंदर व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन। किसके अंदर रिलेटिव मोशन, वो सोर्स जो वेव्स जनरेट कर रहा है, वेव्स को जनरेट कर रहा है, और किसके लिहाज से, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तो हर उस केस के अंदर डॉपलर इफेक्ट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर बोथ आएगा। व्हेन द सोर्स ऑफ साउंड वेव मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लिसनर, तो उस केस में क्या होगा, यानी एक सोर्स है वो साउंड वेव्स को जनरेट कर रहा है, बट ये जब साउंड वेव्स को जनरेट कर रहा है तो ये ऑब्जर्वर से, जो लिस्टर है, उससे अवे मूव कर रहा है। तो उस केस के अंदर हम देखेंगे क्या इफेक्ट होगा। ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे है लेट्स सपोज, जब ये अवे मूव करेगा तो हमें पता है इसका डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज, गैप इंक्रीज होगा सोर्स और
ऑब्जर्वर के दरमियान में। गैप इंक्रीज होने से देखें जो वेवलेंथ होगी, लेंथ ऑफ अ वेव, वो बढ़ जाएगी, यानी देयर विल बी अपेरेंट इंक्रीज इन वेवलेंथ, और वो जितना इंक्रीज होगी वो कोई अमाउंट होगी डेल्टा लैम्डा। वेवलेंथ इसलिए बढ़ रही होती है क्योंकि गैप जब इंक्रीज हो रहा होता है नंबर ऑफ वेव्स कांस्टेंट रहती हैं, और नंबर ऑफ वेव्स कांस्टेंट रहने की वजह से जो वेव्स की लेंथ होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, लैम्डा होता है v/f, और डेल्टा लैम्डा ये विद रिस्पेक्ट टू सोर्स है, तो यहाँ पे आएगा सोर्स की स्पीड ओवर साउंड की फ्रीक्वेंसी, तो ये बन जाएगा v प्लस us/f, दिस इज इक्वल टू लैम्डा d। अब अगर हम इसको यूटिलाइज करें, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है fd विल बी इक्वल टू f इज इक्वल टू v/लैम्डा, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं v/v प्लस us/f, ये f यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो ये बन जाएगा v/v प्लस us इंटू f, सो fd इज इक्वल टू दिस। इस केस में हम कहते हैं कि जो fd है ये f से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन न्यूमरेटर होगी, ओवरऑल आंसर 1 से ग्रेटर होगा, तो इसलिए हम कहते हैं ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो इस तरह से ये आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है डॉपलर शिफ्ट किस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। डॉपलर शिफ्ट में दो चीजें चेंज हो सकती हैं, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी। जो सोर्स और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है वो रिलेटिव मोशन के लिहाज से चेंज होगी और फ्रीक्वेंसी में भी चेंज होगा, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस का ताल्लुक इसमें नहीं बताया हुआ, बल्कि स्पीड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान एक्सप्लेन किया हुआ है। टू ट्यूनिंग फोर्क व्हेन साउंडेड टुगेदर, दो ट्यूनिंग फोर्क को अगर हम एक साथ साउंड करवाएं तो उससे क्या इफेक्ट होता है। तो एक ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है 256 और उसी को हमने लोड किया है विद अ वैक्स, तो वैक्स से लोड करने के बाद हमने बताना है कि दूसरी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और जो बीट्स जनरेट हो रही हैं वो हैं 4 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा देखें डेल्टा एफ क्लियर है, दैट इज 4 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें इसके लिए फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी दी हुई है दैट इज 256, और इसके बारे में यह भी बताया हुआ है कि दिस ट्यूनिंग फोर्क इज लोडेड विद वैक्स। ठीक है, अब देखें जो दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है उसकी दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है वो 256 प्लस 4 हो, क्योंकि बीट्स की फ्रीक्वेंसी क्या है 4, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो 256 माइनस 4 हो, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो 252। अब हम इन दोनों के लिए चेक कर लेते हैं कि ये किस कंडीशन में ओबे हो रहे हैं। देखें जब हम वैक्स के साथ लोड करेंगे तो वैक्स के साथ लोड करने से एक चीज अंडरस्टूड है कि ये जो FA है ये क्या हो जाएगा, इट विल डिक्रीज, FA की वैल्यू हमेशा डिक्रीज हो जाएगी। तो अब देखें जब हम वैक्स के साथ लोड कर रहे हैं तो इस केस में डेल्टा F का जो डिफरेंस है 260 के केस में इट विल इंक्रीज, क्योंकि जाहिर है एक वैल्यू 260 है, दूसरी 256 से मजीद कम हो जाएगी, जब मजीद कम होगी तो इन दोनों का डिफरेंस बढ़ जाएगा, और बढ़ने का मतलब है बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इट विल आल्सो इंक्रीज। तो इस तरह ये वाली कंडीशन जो है ये ओबे हो रही है, क्योंकि इसके अंदर बताया हुआ है कि जो नंबर ऑफ बीट्स हमें सुनाई दे रही हैं वो बढ़ रही हैं जब हम वैक्स लगा रहे हैं। अब हम दूसरी कंडीशन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू है 252, जब हम दूसरी वैल्यू को वैक्स के साथ लोड कर रहे हैं तो उसमें मजीद कमी आ रही है, 256 से वो मजीद कम हो गई है। तो जब हम डिफरेंस देखेंगे तो डेल्टा एफ का जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, और डेल्टा एफ का डिफरेंस कम होने का मतलब है जो बीट्स की फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है इस केस में जो कंडीशन है ये ओबे नहीं हो रही, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कंडीशन ये दी हुई है कि बीट्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए। तो हमारा जो आंसर होगा वो 260 होगा, सो दिस विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज इन ओपन ऑर्गेनिक पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर क्या इफेक्ट हो रहा होता है। ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर हमारे पास जो ओपन ऑर्गन पाइप है वो दोनों एंड से ओपन होते हैं। ठीक है, और इस केस में जो हमारे पास इस तरह से जो हार्मोनिक्स होते हैं दैट इज इक्वल टू Fn इज इक्वल टू Nv/2L, और इसमें जो n की कंडीशन होती है वो होती है 1 2 3 4, यानी ये सारी फ्रीक्वेंसीज के लिए फॉलो हो रहा होता है। Fn स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ हायर ऑर्डर्स, हायर हार्मोनिक्स, यानी जिस टाइम हमारे पास ज्यादा लूप्स बन रहे होंगे तो उस केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो ये हर हार्मोनिक इसमें मौजूद होता है, इवन भी होता है और ऑड भी होता है। ओके, नेक्स्ट MCQ इज व्हेन अ पेबल इज ड्रॉप्ड इनटू अ पॉन्ड ऑफ स्टिल वाटर व्हाट हैपेंस। जब भी एक पेबल को, एक स्टोन को हम वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, ये पूछा हुआ है।
तो बहुत सिंपल है, जब भी हम किसी भी स्टोन को वाटर के अंदर ड्रॉप करते हैं तो इस तरह से सर्कुलर वेव्स मूव करती हैं अवे फ्रॉम द सोर्स, और ये जस्ट डिस्टर्बेंस ही होती है, या जो वेव है वही ट्रेवल कर रही होती है, जबकि पार्टिकल जो हैं वो अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं। तो इसके अंदर जो आंसर है इट विल वेव मूव। द डायमेंशन ऑफ इलास्टिक मॉडुलस इज, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉडुलस को अगर हम देखें तो इट इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और स्ट्रेस हमें पता है इट इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, और जो स्ट्रेन है इट इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो इसका जो यूनिट है वो वही होता है जो स्ट्रेस वाला होता है, क्योंकि इट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो स्ट्रेन है इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी वही यूनिट है। न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, जबकि पर मीटर स्क्वायर अगर हम इसको ऐसे ही साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस 2 m की पावर जो है ये -1 हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पास यूनिट्स आएंगे, और इन्हीं यूनिट्स को हम डायमेंशन में चेंज कर सकते हैं। किलोग्राम के लिए m, मीटर के लिए l और सेकंड के लिए t। सो द डायमेंशन विल बिकम ml-1 और t-2। Next MCQ is the particles in the wave separated through dash multiple of pi are out of phase with respect to each other। तो इसके लिए हमने बताना है कि ये कैसे आउट ऑफ फेज होंगे। आउट ऑफ फेज का मतलब है जो एक दूसरे के लिहाज से बिल्कुल ऑपोजिट हो, यानी अगर एक 0 पर है तो दूसरा मैक्सिमम हो, या पॉजिटिव मैक्सिमम हो या नेगेटिव मैक्सिमम हो। तो इसका आंसर n+1/2 होगा। ये कैसे आया है इसको हम चेक कर लेते हैं, n+1/2 इक्वेशन को। तो अगर हम n की वैल्यू 1 लें तो क्या इफेक्ट होगा, देखिए बन जाएगा 1+1/2 इंटू पाई, और ये बन जाएगा 2/2 पाई, या दूसरे लफ्जों में बन जाएगा जस्ट पाई। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें n इज इक्वल टू 2 के लिए, तो ये बन जाएगा 2+1/2 पाई, और ये बन जाएगा 3/2 पाई। इसी तरह अगर हम n इज इक्वल टू 3 के लिए करें तो 3 के लिए बन जाएगा 3+1/2 पाई, और ये बन जाएगा 4/2 पाई, और 4/2 हमें पता है किसके इक्वल होता है 2 के, तो ये 2 पाई। और अगर हम इसके मुताबिक अगर इस वेव को ड्रॉ करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो लेंथ है पाई यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, 3/2 पाई यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, और इसी तरह अगर हम 2 पाई देखें तो वो यहाँ है। इसी तरह आगे जो है वो 4 और 5/2 हो जाएगा, और इस तरह अगर हम ये पॉइंट्स देखें तो एक दूसरे के लिहाज से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एक 0 पर है तो दूसरा पॉजिटिव मैक्सिमम, इसी तरह इसके पिछले पॉइंट को देखेंगे तो ये नेगेटिव मैक्सिमम। तो these all are opposite in phase with respect to each other. Okay, next MCQ, what are the essential properties a medium must possess for the propagation of wave? Waves की traveling के लिए कौन सी अहम प्रॉपर्टी है? ट्रेवलिंग करने वाले के लिए देखें जो सबसे अहम प्रॉपर्टी है वो मिनिमम फ्रिक्शन है। जाहिर है मिनिमम फ्रिक्शन होगी तो वेव लार्ज टाइम के लिए ऑसिलेट कर सकेगी, ठीक है, और जब लार्ज टाइम के लिए ऑसिलेट करेगी तो डेफिनेट बात है कि उसने लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेवल करना है। इट वुड बी एबल टू ट्रेवल अ लार्ज डिस्टेंस। सो इसकी जो एक अहम प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो वेव है उसकी फ्रिक्शन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। न्यूटन एस्टिमेटेड द स्पीड ऑफ साउंड। अगर हम न्यूटन को देखें तो ये कैसे इसने एस्टिमेट किया स्पीड ऑफ साउंड को। न्यूटन के मुताबिक जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, और अगर हम इस टॉपिक को डिराइव करें आइसोथर्मल प्रोसेस के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड के लिए, तो जो इक्वेशन आती है दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट p ओवर रो, वेयर रो इज द डेंसिटी। और अगर हम इसके लिए वैल्यू देखें तो दैट इज 280 मीटर पर सेकेंड, अगर हम STP पर वैल्यूज पुट करें तो, जबकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो होती है 332। सो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और इसकी करेक्शन फिर लैप्लास ने आगे की थी। सो ए ऑप्शन विल बी द आंसर। Laplace found that alternate compression और rarefaction produce in the sound wave follows। Laplace के मुताबिक जो alternate compression और rarefaction है ये एक्चुअली एडियाबेटिक लॉ को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। एडियाबेटिक लॉ वो लॉ होता है जिसके अंदर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। द टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, सो दिस लॉ इज नोन एज एडियाबेटिक लॉ। और उसकी रीजन ये होती है कि जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बन रहे होते हैं वो इतने रैपिडली बन रहे होते हैं, इतने तेज तेज बन रहे होते हैं कि उसकी वजह से जो हीट है वो उसी एरिया में कन्फाइंड रह जाती है। हीट रिमेन्स कन्फाइंड, उसी एरिया में बंद रह जाती है, और वो फौरन से बहुत ही शॉर्ट टाइम में आगे ट्रेवल नहीं कर सकती। तो हम कहते हैं कि हीट के ट्रांसफर ना होने की वजह से जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता। तो इस तरह ये एडियाबेटिक लॉ है, और उस टाइम जो ये फॉर्म है ये एक और फॉर्म ले जाता है, बॉयल्स लॉ, और इसके मुताबिक ये होता है PV gamma इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज साउंड
ट्रेवल्स थ्रू एयर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। साउंड ट्रेवल जो करती है वो एडियाबेटिक कंडीशन के ही मुताबिक करती है, क्योंकि इसमें रैपिड कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन बन रहे होते हैं और बहुत शॉर्ट टाइम में जो हीट है वो आगे ट्रांसफर नहीं हो पाती। Okay, next है the speed of sound in hydrogen is dash times than in oxygen। अगर हम स्पीड का रिलेशन निकालें डेंसिटी के साथ तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है विद द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी रो। अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की डेंसिटी में जो डिफरेंस है वो 1:16 का है, क्योंकि ऑक्सीजन का मैस 16 है और हाइड्रोजन का मैस 1 है। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये बन जाएगा 1:4, यानी जो स्पीड का डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 1:4। तो ऑक्सीजन 4 टाइम्स ज्यादा डेंसर है तो इसमें स्पीड 4 टाइम्स कम ट्रेवल करेगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और हाइड्रोजन में स्पीड 4 टाइम्स ज्यादा ट्रेवल करेगी। ओके, नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट इन अ वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग इज 5 सेंटीमीटर। दो क्रस्ट के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू वेव लेंथ, और वो है 5। इफ टू कंप्लीट वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स कितने दिए हुए हैं 2, और आगे क्या कहा हुआ है पास थ्रू अ पॉइंट इन पर सेकंड द वेलोसिटी ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स इन गिवन टाइम। अब यहाँ पे क्या कहा हुआ है 2 कंप्लीट वेव्स पास होती हैं 1 सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 2 हर्ट्ज। और वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, वेलोसिटी प्रोडक्ट होती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, तो 2 इंटू वेवलेंथ क्या हो जाएगा 5 एंड इट बिकम्स 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखें 38 है द फिगर शोज 4 प्रोग्रेसिव वेव्स। 4 प्रोग्रेसिव वेव्स हैं ए, बी, सी और डी विद देयर फेजेस एक्सप्रेस्ड विद रिस्पेक्ट टू वेव ए। इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द फिगर। और इस फिगर से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर हम इस फिगर से बारी बारी अगर चारों वेव्स के लिए इक्वेशंस लिखना चाहें तो फर्स्ट वेव जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, इसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसी तरह अगर हम सेकेंड वेव को देखें तो सेकेंड वेव पहले से स्टार्ट हो चुकी है, यानी 90 डिग्री पहले से स्टार्ट हो चुकी है, और पहले के लिए हम प्लस का साइन यूज करते हैं, प्लस 90 या π/2, ठीक है। और इसी तरह अगर हम सी ऑप्शन के लिए देखें तो नेक्स्ट वेव जो है सी ऑप्शन, ये अगर हम देखें तो ये भी 90 डिग्री लेट स्टार्ट हुई है, ठीक है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 90 डिग्री लेट आया है, तो लेट के लिए हम यूज करते हैं -90, ठीक है। और इसी तरह अगर हम फोर्थ वेव देखें तो फोर्थ वेव भी सेम प्रोसेस को ही ओबे कर रही है, और इसके मुताबिक भी हम कह सकते हैं कि ये टोटली चेंज है फोर्थ वेव, क्योंकि ये 180 डिग्री लेट स्टार्ट हो रही है, सो इट इज साइन ओमेगा टी -180। सो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी अ सेकंड ऑप्शन, और उसकी रीज़न ये है कि इसमें जो वेव सी है वो लैग कर रही है और वेव बी जो है वो लीड कर रही है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है अगर हम ओपन पाइप में देखें तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी का कितने टाइम्स होगी। तो ओपन पाइप के लिए जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू एफ एन का जो फार्मूला है वो किसके इक्वल हो जाता है, इट इज इक्वल टू एन वी ओवर 2L, जबकि एन जो है ये किसके इक्वल है, ये 1 2 3 इसमें सारे हार्मोनिक्स आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम क्लोज पाइप के लिए देखें तो क्लोज पाइप के लिए जो एफ एन का फार्मूला है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू एन वी ओवर 4L, और इसके अंदर जो है वो सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो बताया हुआ है इसमें ये है कि जो ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कितने टाइम्स है। अगर हम देखें तो ये 1/2 है और क्लोज पाइप में 1/4 है। 1/4 जो है ये मजीद हाफ हो जाता है ओपन का, ठीक है। 1/4 इज हाफ ऑफ 1/2, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/2 इज डबल ऑफ 1/4। तो इस तरह हम लॉजिकली कह सकते हैं, और ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ओपन के लिए ये 2 टाइम्स है, ठीक है। और ये क्लोज पाइप जो है ये 1 एंड के लिए क्लोज है, यानी एक साइड पे अगर ये क्लोज होगा तो उसके लिए। ओके, नेक्स्ट इज कौन से फिनोमेना से हम अर्थ के लिहाज से स्टार की वेलोसिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं। इसका आंसर डॉपलर इफेक्ट होगा, क्योंकि स्टार जब मूव करता है तो देयर इज रिलेटिव मोशन। हमने पढ़ा है कि जब भी रिलेटिव मोशन होती है बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स तो उस वक्त हम यूज करते हैं डॉपलर इफेक्ट को, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या होगा, डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट देखें 41, यहाँ पे है अ सोर्स ऑफ साउंड, इसकी फ्रीक्वेंसी है 450 साइकिल पर सेकेंड और ये एक स्टेशनरी वेव की तरफ मूव कर रही है।
और इसकी वेलोसिटी कितनी है 34 मीटर पर सेकेंड, और अगर स्पीड ऑफ साउंड जो है ये है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। यहाँ पे हम कंडीशन यूज करेंगे सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, डॉपलर इफेक्ट की वो कंडीशन जिसमें सोर्स जो है वो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, तो उसमें जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू v ओवर v माइनस यूएस इंटू एफ, वेयर यूएस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, ठीक है, स्पीड ऑफ सोर्स। तो ये 340 ओवर 340 माइनस 34 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 450। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 340 ओवर 306 इंटू 450 और इसका आंसर आएगा 500। सो 500 हर्ट्ज या 500 साइकिल्स पर सेकेंड विल बी द आंसर। व्हाट काइंड ऑफ वेव इज फॉर्म्ड इन ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप में किस तरह की वेव बन रही होती है। ऑर्गन पाइप के अंदर जो वेव्स बनती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स होती हैं, क्योंकि इसमें स्टेशनरी वेव्स बन रही होती हैं। जब भी दो आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवल कर रही होती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, उनमें से एक वेव जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और दूसरी वेव बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से जो वेव बनती है उसको हम स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव कहते हैं। तो ऑर्गन पाइप के अंदर भी आमतौर पर स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव बनती है। व्हाट इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ वेव। फंडामेंटल प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि जब भी कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी, वेवलेंथ, ये सब चेंज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो उसमें कांस्टेंट चीज रहती है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। इसलिए हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द वेव। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रेशर वेव। प्रेशर वेव्स कौन सी कहलाती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को ही हम प्रेशर वेव कहते हैं, और उसकी रीजन ये है कि इसमें हमारे पास सीरीज ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं, और ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है ये एयर की डेंसिटी के फर्क की वजह से बनते हैं, एयर के प्रेशर के डिफरेंस की वजह से बनते हैं। जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है वहां पर कंप्रेशन बनते हैं, और जहाँ पे प्रेशर कम होता है वहां पर रेयरफेक्शन बनते हैं। इसलिए हम इनको कहते हैं कि दीज आर ऑल्सो नोन एज प्रेशर वेव्स। द डायग्राम बिलो शोज द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, विच ऑफ द पॉइंट्स आर इन फेज। इनमें से कौन से पॉइंट्स इन फेज होंगे। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर हम इन पॉइंट्स को देखें बी और ये एफ, इस ऑप्शन के मुताबिक तो ये दोनों इन फेज हैं। फेज चेक करते वक्त हम दो चीजें देख रहे होते हैं, एक हॉरिजेंटल डिस्टेंस वेव के स्टार्ट से और दूसरा वर्टिकल डिस्टेंस। तो इस बी पॉइंट का और एफ पॉइंट का, क्योंकि एफ से सेकेंड वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, तो एफ पॉइंट का भी अगर हम हॉरिजेंटल डिस्टेंस स्टार्ट से और वर्टिकल डिस्टेंस इस मेन पोजीशन से देखें तो ये इन दोनों का सेम है। सो दीज पॉइंट्स आर इन सेम फेज। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स सिचुएटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ नोड इज। तो जहां पर स्टेशनरी वेव्स के अंदर जहां पर पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, दोज पॉइंट्स आर नोन एज नोड्स। तो नोड्स की जो बोथ साइड्स होंगी वो कौन सी होंगी, एंटी नोड्स, यानी ये वाला एंटी नोड और ये वाला एंटी नोड। अगर हम इसके लिहाज से देखें तो इनका जो फेज डिफरेंस है वो कितना बनेगा। सबसे पहले हमें पता है कि दो कंसेक्टिव एंटी नोड्स या नोड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होते हैं, लैम्डा बाय 2, यानी हाफ वेवलेंथ के। जब हमने फेज डिफरेंस फाइंड करना होता है किसी भी वेव के लिए तो उसके लिए हम 2 पाई बाय लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी वेवलेंथ से, जितनी भी वेव हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई लैम्डा बाय 2, लैम्डा लैम्डा से क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल जो फेज बनेगा दैट विल बी पाई। सो दिस आंसर इज स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस इन अ 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग इफ द वेव वाइब्रेट्स इन 5 सेगमेंट्स। यहाँ पे बताया हुआ है कि जो वेव वाइब्रेट कर रही है उसके जो सेगमेंट्स बन रहे हैं वो कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पर 5 सेगमेंट्स बन रहे हैं इस तरह से, और इस वेव की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, L। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी डेरिवेशन कर लेते हैं। देखें, दो सेगमेंट्स मिलकर हमेशा स्टेशनरी वेव में क्या बना रहे होते हैं, वन वेवलेंथ। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। स्टेशनरी वेव्स में अगर हम दो लूप्स को एक साथ मिला लें तो वन वेवलेंथ बनता है। तो वन सेगमेंट के लिए क्या हो जाएगा, वन सेगमेंट के लिए बन जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 1/2 वेवलेंथ, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, 5 सेगमेंट्स, तो 5 सेगमेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, 5 सेगमेंट्स विल बी इक्वल टू 5/2 वेवलेंथ, 5/2 इंटू लैम्डा, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ बता सकते हैं कि जो टोटल लेंथ है 5/2 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वेव्स इस कंडीशन के मुताबिक। तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 डिवाइड। अब जो हमें गिवन वैल्यू है एल की वो कितनी है, 10 मीटर लॉन्ग। सो हम यहाँ पे एल की वैल्यू पुट कर देंगे, एल इज इक्वल टू 10। तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू 10/5 और इसका आंसर आएगा 4। अब हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला, v हमें गिवन है 20 और लैम्डा हमें पास कितना है 4। तो 20/4 f की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज। सो दिस विल बी द आंसर। अ मैन सेट्स हिज वॉच बाय अ व्हिसल दैट इज 2 किलोमीटर अवे। एक वॉच जो है वो 2 किलोमीटर अवे है। हाउ मच विल हिज वॉच बी इन एरर, स्पीड ऑफ साउंड ये है 330 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम एरर देखें एक आदमी जो है वो अपनी वॉच को सेट करता है एक विसल से और वो विसल एग्जैक्ट टाइम पर बजती है, लेकिन आदमी तक उसकी आवाज़ पहुंचने में कुछ टाइम लगा देती है। तो हमने बताना है कि वो जब वॉच को सेट करेगा तो उसमें कितना एरर होगा। तो ये जो एरर होगा उसकी वॉच में टाइम सेट करते वक्त, वो एक्चुअली वो टाइम लॉस होगा जो डिस्टेंस को कवर करने के लिए रिक्वायर्ड है, इन कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। जितना 2 किलोमीटर की साउंड को ट्रेवल करवाने के लिए जितना डिस्टेंस लग रहा है उतना उसकी टाइम के अंदर एरर होगा। तो टाइम कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है, s इज इक्वल टू वी टी। सो t इज इक्वल टू एस ओवर वी और t हमें गिवन है 2000 क्योंकि 2 किलोमीटर अवे है और इसे हम मीटर में चेंज कर लेंगे और इसे 330 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6.06 सेकेंड। इसका मतलब है कि जो साउंड को ट्रेवल करने में टाइम लगा है वो 6 सेकेंड्स का लगा है तकरीबन। तो इस तरह जो उसके वॉच के अंदर एरर होगा वो 6 सेकेंड स्लो होगी क्योंकि 6 सेकेंड बाद उस तक आवाज़ पहुंचेगी और अपनी वॉच को वो 6 सेकेंड पहले वाले टाइम के मुताबिक सेट करेगा तो उसकी वॉच 6 सेकेंड स्लो होगी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी मेक्स डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव्स आमतौर पर वो होती हैं जो एनर्जी को ट्रांसफर कर रही होती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, जबकि स्टेशनरी वेव्स को हम स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं और इनके अंदर एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा होता। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि जो नोड्स वाले पॉइंट होते हैं, नोड्स वाले पॉइंट, उनके अक्रॉस जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है, वो वाइब्रेट नहीं कर रहे होते। नोड वाले पॉइंट्स अपनी जगह पर ही रहते हैं। तो इस वजह से जो एनर्जी है, जो डिस्टर्बेंस है, वो आगे ट्रेवल नहीं करती, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं एनर्जी जो है वो प्रोपेगेट नहीं करती। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। फिगर हेयर शोज एन इंसिडेंट पल्स। ये एक पल्स है जो आ रही है रिजिड स्पोर्ट से और हमने बताना है कि इनमें से कौन सी पॉइंट्स हैं। ये ए है, दिस वन इज बी एंड सी एंड डी। हमने इनमें बताना है कि कौन सा है जो रिफ्लेक्टेड पल्स को शो कर रहा है। और यहाँ पे स्पोर्ट के बारे में भी बताया हुआ है कि रिजिड स्पोर्ट है। रिजिड स्पोर्ट से जब भी कोई वेव टकरा के वापस जाती है तो टोटली वो आउट ऑफ फेज हो जाती है। आउट ऑफ फेज यानी वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देती है और वो इस तरह से कुछ फ्लिप करती है। अगर हम देखें तो वो जो फ्लिपिंग है वो दोनों तरह हो रही होती है। इट फ्लिप्स अलोंग हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल। ठीक है, फ्लिप हॉरिजेंटल भी कर रही होगी और वर्टिकल भी। वर्टिकल इस तरह के जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा और हॉरिजेंटल इस तरह की जो राइट साइड वाला हिस्सा है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर कि ऊपर वाला हिस्सा पहले नीचे इन्वर्ट होगा और फिर जो लेफ्ट पे था वो हिस्सा राइट पे आ गया और राइट वाला हिस्सा लेफ्ट पे चला गया। तो इस तरह ये आउट ऑफ फेज रिफ्लेक्ट होती है रिजिड स्पोर्ट से टकराने के बाद। थैंक यू सो मच। आई होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी और इन एमसीक्यूज को देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि आप किस तरह इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वो रिक्वेस्ट हो कि काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप फर्दर आने वाले लेक्चर्स के साथ भी अपडेटेड रह सकें और हमें आपकी तरफ से एक छोटी सी सपोर्ट मिल सके। थैंक यू सो मच। दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।